नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मनोवैज्ञानिक समीक्षा पर चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी पत्र 16 सेमेस्टर 4 का अंश है। मनोवैज्ञानिक समीक्षा को मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा अथवा अंतश्चेतनावादी समीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इस समीक्षा का श्रेय सिगमंड फ्रायड को जाता है। 20वीं शताब्दी में आलोचना पद्धति इस मनोवैज्ञानिक समीक्षा से प्रभावित हुई। हम जानते हैं कि 20वीं शताब्दी की जो आधुनिकता है, इसको विचारधारा की दृष्टि से दो महान लोगों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। एक हैं कार्ल मार्क्स और दूसरे सिगमंड फ्रायड। फ्रायड और मार्क्स ने अपनी विचारधारा से इस दुनिया को जितना बदला, शायद ही किसी दूसरी विचारधारा का उतना प्रभाव पड़ा होगा। मार्क्स मनुष्य के बाहरी संबंध, समाज से उसके संबंध की पड़ताल करते हैं और उसको बदलने की चेष्टा करते हैं। मार्क्स की विचारधारा यदि मनुष्य की बाहरी दुनिया से ज्यादा संबंध रखती है, तो फ्रायड मनुष्य के अंतर जगत की तलाश करते हैं, मनुष्य के आंतरिक द्वंद्वों का विश्लेषण करते हैं। और फ्रायड की विचारधारा ने मनुष्य की जो परंपरागत धारणाएं थीं, उन धारणाओं को बहुत ज्यादा बदल दिया। और स्वाभाविक तौर पर जब धारणाएं बदली, तो रचना और आलोचना दोनों पर इसका प्रभाव पड़ा। और आलोचना के क्षेत्र में मनोविश्लेषण को खासा महत्व दिया जाने लगा। फ्रायड, एडलर, युंग, इन तीनों विचारकों ने मनोविश्लेषण के क्षेत्र में साहित्यकार और उसकी रचना के बारे में बहुत सी ऐसी बातें कहीं जो साहित्य के संदर्भ में निश्चित तौर पर विचार योग्य है। परंतु जिस उत्साह से मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा को ग्रहण किया गया था, आज हम उसके दूसरे छोर पर हैं कि आज आलोचना में मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा को एकदम खारिज किया जाता है, उसे आज उपयोगी नहीं माना जाता। तो यह दोनों छोर मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा ने देखे हैं कि किस प्रकार आलोचना ने उसे बहुत उत्साह के साथ ग्रहण किया और फिर आलोचना की दुनिया से उसे खारिज किया गया। इतना जरूर है कि फ्रायड, एडलर, युंग की जो मनोविश्लेषण संबंधी धारणाएं हैं, उनको जानने पर साहित्य की हमारी समझदारी बढ़ती है। और स्वाभाविक है कि जिस विचारधारा से साहित्य को समझने की हमारी समझदारी बढ़े, तो अकादमिक दुनिया में उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसलिए साहित्य के विद्यार्थी के रूप में हम लोगों को मनोविश्लेषणात्मक आलोचना
के कुछ आयाम को जानना जरूरी है। जैसा कहा गया कि फ्रायड इसके आदि प्रवर्तक हैं। एडलर और युंग उनके सहयोगी थे, पर आगे चलकर फ्रायड के सिद्धांतों से एडलर और युंग बहुत दूर तक सहमत नहीं हो पाए और उन्होंने अपने स्वतंत्र सिद्धांत स्थापित किए। और इन तीनों के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फ्रायड के सिद्धांत को अंतश्चेतनावादी कला सिद्धांत कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में साइको एनालिसिस कहेंगे। एडलर ने जो सिद्धांत दिया उसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी अर्थात वैयक्तिक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, और युंग के सिद्धांत को एनालिटिकल साइकोलॉजी अर्थात विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों की जो तिकड़ी है, इस तिकड़ी ने मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा की धारणा को स्थापित करने में योगदान दिया। और हिंदी में जो मनोविश्लेषणात्मक आलोचना हुई उसके बारे में थोड़ी चर्चा करने से पूर्व इन तीनों विचारकों के सिद्धांतों को संक्षेप में जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोग फ्रायड से इसकी शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत 4 प्रमुख सूत्रों पर आधारित हैं। दृढ़ नियतवाद, दूसरा अचेतन मन, तीसरा स्वप्न और चौथा मन की संरचना। ये जो पहला सिद्धांत है दृढ़ नियतवाद, इसका मतलब है कार्य कारण का नियत संबंध, अर्थात प्रत्येक मानसिक व्यापार के मूल में कोई न कोई कारण होता है और उसे खोजा जा सकता है। हमारे विद्यार्थी समझ रहे होंगे कि इस नियतिवादिता की दृष्टि से मार्क्स और फ्रायड दोनों एक ही धरातल पर खड़े हैं। दार्शनिक दृष्टि से दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु एक नियतवाद जो है, कार्य कारण संबंध स्थापित करना, उसके निश्चय होने में विश्वास रखना और उसकी तलाश, यह फ्रायड ने भी की, मार्क्स ने भी की। दोनों ने अपने अपने तरीके से, और दोनों बिल्कुल दो विपरीत छोर हैं, पर फ्रायड का भी मानना था कि जो भी कार्य होता है उसका कारण निश्चित है। प्रत्येक मानसिक व्यापार के मूल में कोई न कोई कारण पहले से निश्चित है और उस कारण की तलाश की जानी चाहिए, तभी हम उस मानसिक व्यापार को भली भांति समझ सकते हैं। दूसरा जो सूत्र है अचेतन मन, इसकी 3 तहें होती हैं, कॉन्शस, प्री कॉन्शस, अनकॉन्शस। हिंदी अनुवाद में चेतन, पूर्व चेतन, अचेतन। कहीं कहीं यह अनुवाद चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन के रूप में भी मिलता है, कि अनकॉन्शियस माइंड को अवचेतन अनुवाद भी किया गया है और पूर्व चेतन के लिए अर्धचेतन
शब्द भी आता है। चेतन और अवचेतन के बीच मन की अर्धचेतन स्थिति भी होती है। तो पहले हम इस कॉन्शस को समझ लें। ये जो पहली तह है चेतना की, वह सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करती है। चेतन मन सामाजिक प्रतिबंधों का मन है। जो भी सभ्यता है, संस्कृति है, आचार विचार हैं, ये सब समाज के अनुकूल हम लोग कार्य करते हैं। जो समाज को स्वीकार्य होता है उसके अनुरूप हम आमतौर पे व्यवहार करते हैं, और जो अनुकूल नहीं होता हम उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नहीं करते। जब सार्वजनिक अभिव्यक्ति उसकी नहीं होती है तो यह जो अचेतन मन है, अनकॉन्शस, यह उन आकांक्षाओं का भंडार हो जाता है। वैसी आकांक्षाएं जो निकल नहीं पाई सामाजिक प्रतिबंधों के कारण। आकांक्षाएं तो थी, पर सामाजिक प्रतिबंधों के कारण वह चेतन मन की तह तक नहीं जा पाई। इसीलिए ऐसी आकांक्षाएं अपनी व्याकुलता में दमित होती चलती हैं, उनको दबाया जाता है अंदर ही अंदर। और ये वासनाएं अवचेतन मन से चेतन क्षेत्र में आने के लिए व्याकुल होती हैं। अंदर अंदर मन चाहता है कि इन वासनाओं को भी हम अव्यक्त करें। ये दमित वासनाएं व्यक्त होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं, और चेतन और अवचेतन के बीच मन की अर्धचेतन स्थिति होती है। इसी से होकर दमित वासनाएं अवचेतन मन में प्रविष्ट होती हैं। अब फ्रायड ने यहां जो महत्वपूर्ण बात कही इन दमित वासनाओं के संबंध में, कि ये जो दमित वासनाएं हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है यौन भावना, जिसे भारतीय परंपरा में काम संज्ञा से भी जानते हैं। यह जो यौन वासनाएं हैं, ये दमित वासनाओं की सबसे प्रमुख विशेषताएं होती हैं। यानी दमित वासनाएं काम मूला होती हैं। ये दमित भाव मनोग्रंथि बन जाते हैं और इन्हें व्यक्त होना है। चेतन मन में तो जा नहीं सकते क्योंकि वहां सामाजिक प्रतिबंध है। तो निकलने के लिए ये कला और साहित्य का रास्ता तलाश करते हैं। जो वासनाएं दमित हो गई थीं, उनको कला के माध्यम से जब अभिव्यक्त किया जाता है तो उन वासनाओं की अभिव्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से होती है, जिसे कहते हैं कि उन कला और साहित्य के माध्यम से इन वासनाओं का उदात्तीकरण हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो साहित्य अतृप्त आकांक्षाओं की तृप्ति का साधन है। और जो तीसरा सूत्र है स्वप्न, तो स्वप्न का अध्ययन जब किया जाता है तो उससे हमें अचेतन मन की जानकारी मिलती है। जो अचेतन मन की तह में जो वासनाएं दमित थीं, वह स्वप्न के माध्यम से व्यक्त होती हैं। इन दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम साहित्य है। ये काम मूला दमित वासनाएं साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं।
और फ्रायड ने मन का यह विभाजन एक दूसरे ढंग से भी किया है, इदम, अहम और अत्यहम, जिसे इड, ईगो और सुपर ईगो के नाम से भी जानते हैं। फ्रायड के जो सहयोगी थे एडलर, वो अचेतन मन की भावना से तो सहमत हैं, मगर जो काम को मुख्य माना फ्रायड ने, यहां पर उनकी असहमति होती है। वह अधिकार भावना को जीवन की केंद्रीय प्रेरणा शक्ति मानते हैं। होता क्या है कि मनुष्य जब समाज में होता है तो उसे अपने कार्य क्षेत्र में, जीवन में, प्रेम के क्षेत्र में समायोजित करना पड़ता है अपने आप को। मनुष्य समाज में दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इस प्रकृति में हम मनुष्य को के शिशु को देखें तो वह सबसे ज्यादा असहाय प्राणी है। हर कार्य के लिए एक दूसरे पर वह निर्भर है। तो चूंकि एक असहायता की भावना मनुष्य में शुरू से होती है कि वह दूसरे पर निर्भर होता है, तो इसकी प्रतिक्रिया होती है उसके मन में। यदि कोई शारीरिक हीनता है तो यह तीखापन और भी बढ़ जाता है। वह असहायता को ज्यादा बुरी तरह अनुभव करने लगता है। तो उसके मन में इस असहायता की प्रतिक्रिया होती है। ये जो प्रतिक्रिया है, इसमें व्यक्ति में कोई कमी है, कोई क्षति है उसके अंदर। तो उस कमी को पूरा करने के लिए वह दूसरे प्रकार का बढ़िया कार्य करना चाहता है, उत्कर्ष पे जाना चाहता है, जिससे वह कमी पूरी हो सके। कभी कभी वह कर्म विमुख भी हो सकता है, या कभी कभी वह अपनी हीनता से समझौता कर लेता है। यानी 3 तरीके से प्रतिक्रिया होती है। मनुष्य जो शुरू से अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करता है, उसकी प्रतिक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहली कि भाई कोई कमी है तो हम दूसरे क्षेत्र में ज्यादा उत्कर्ष दिखाएं, जिससे वह उस क्षति की पूर्ति हो। दूसरा ढंग है कि कर्म विमुख हो जाए, काम करना छोड़ दे। और तीसरा है कि अपनी हीनता से समझौता कर ले। तो अक्सर कला या साहित्य के क्षेत्र में एक क्षति को दूसरी क्षति से पूरी करने की कोशिश, एक क्षति को दूसरे उत्कर्ष से पूरा करने की कोशिश की जाती है, और तब समायोजन होता है इसके द्वारा। और यदि यह समायोजन नहीं हो पाया तो मनुष्य मनस्तापी और रुग्ण हो जाता है। और यह रुग्णता 3 तरीके की हो सकती है: संरचनात्मक, क्रियात्मक और मानसिक। संरचनात्मक रुग्णता का मतलब है शारीरिक विकृति, यानी शरीर में कोई कमी है, कोई अंधा है, किसी को कान में सुनने में तकलीफ है, किसी के पैर में तकलीफ है, हाथ में तकलीफ है, तो शारीरिक विकृति है। क्रियात्मक विकृति यानी दर्द होने के कारण कभी कभी हाथ उठाने में तकलीफ है, चलने फिरने में कठिनाई है। और मानसिक विकृति, मनुष्य के अंदर चिंता, भय, उद्वेग, क्षोभ, उदासीनता, बहुत तरह की चीजें होती हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो एडलर ने फ्रायड के सिद्धांत को एक व्यापक रूप दिया। फ्रायड काम को प्रमुखता देते थे,
मनस्ताप को मन की विकृति मानते थे, तो एडलर अधिकार भावना से जोड़कर उसे संपूर्ण व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो फ्रायड के लिए जीवन की मूल प्रेरणा यौन भावना है और एडलर के लिए अधिकार भावना। उसके बाद इनके तीसरे सहयोगी की बात करें, युंग। युंग की दृष्टि में भी अचेतन मन का महत्व अधिक है। अचेतन मन का जहां तक सवाल है, फ्रायड, एडलर और युंग तीनों एक धरातल पर हैं। फ्रायड के अनुसार अचेतन मन दमित आकांक्षाओं का भंडार है। वहां दमित आकांक्षाएं जमा होती रहती हैं। इस अचेतन मन को युंग दो हिस्सों में बांटते हैं। ये नई बात उन्होंने की उस धारणा में। उन्होंने कहा कि अचेतन मन के दो हिस्से हैं, पहला वैयक्तिक अचेतन और दूसरा प्रजातीय अचेतन, जिसे सामूहिक अचेतन भी कहते हैं। इन व्यक्ति का जो अचेतन मन है वह तो अपनी जगह है, लेकिन जो नई बात उन्होंने जोड़ी, युंग ने सामूहिक अचेतन की बात। उन्होंने कहा कि वैयक्तिक अहं तो संपूर्ण अचेतन के सामने बहुत छोटी सी चीज है। प्रत्येक व्यक्ति में जो उसकी जाति है, उसका सामूहिक आदिम विश्वास, मिथक आदि संचित होता रहता है। और युंग का काल था 1875 से 1961। फ्रायड हैं 1856 से 1939, एडलर हैं 1870 से 1937 और युंग हैं 1875 से 1961। तो युंग ने जो सामूहिक अचेतन की भावना जोड़ी, उसमें उन्होंने यह कहा कि सामूहिक अचेतन हमारी सारी शक्तियों का अंधकारमय कोश है। हमारे पूर्वज लाखों लाखों साल से इस धरती पर हैं। हम उस लंबी परंपरा के एक अंश हैं। तो जो लाखों वर्षों का अनुभव हुआ और इस दौरान जो युगों युगों की ऐतिहासिक घटनाएं हुई, ये सब परत दर परत संचित होती रहती हैं। और यह जो अनुभव है वह बिंबों और प्रतीकों के सहारे सामने आता है। यानी जो मिथक हैं वो आदिम मनुष्य की भाषा हैं और उसके माध्यम से वह जीवन और प्रकृति के रहस्यों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को अलौकिक गाथा के रूप में अभिव्यक्त करता है। और आदिम यथार्थ के प्रति सामूहिक अचेतन मन का जो सहज स्फूर्त बिंब है वह इन मिथकों के द्वारा हमारे सामने आता है। जैसे जैसे मनुष्य जाति का विकास होता जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उस सामूहिक अचेतन मन में ये सारी चीजें संचित होती रहती हैं। और जब किसी युग में एक व्यक्ति का दृष्टिकोण या पूरे समाज का दृष्टिकोण पुराना हो जाता है, तो उसकी पूर्ति के लिए यह सामूहिक अचेतन क्रियाशील होता है। और एक प्रतिभावान कवि इस सामूहिक अचेतन से प्रेरित होकर एक नवीन युग चेतना को लेकर सामने आता है, जिसकी आवश्यकता उस समय हर व्यक्ति को, समाज को होती है। और इस सामूहिक अचेतन से प्रेरित होकर साहित्य में नए बिंब, नए मिथक आते हैं नए संदर्भ में। इसलिए उस बिंब मिथक को समझने के लिए मनोविश्लेषणात्मक आलोचना आवश्यक है। यानी युंग की मान्यता ने मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा को एक व्यापक आधार दिया, जिसके द्वारा एक युग की काव्य चेतना, एक युग की साहित्य चेतना को हम बेहतर तरीके से
समझ सकते हैं। इन सामूहिक विचारों को युंग ने मूल प्ररूप कहा, आर्केटाइप। और ये जिजीविषा पर ज्यादा बल देते हैं। युंग ने जो विचार दिए उसके आधार पर मनोविश्लेषणात्मक आलोचना प्रणाली में एक बिल्कुल भिन्न प्रकार की आलोचना प्रणाली का विकास हुआ, जिसे आर्केटाइपल आलोचना प्रणाली कहते हैं। उन्होंने फ्रायड की यौन भावना पर बल देने की बजाय जिजीविषा पर बल दिया। हर मनुष्य में जिजीविषा होती है, उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। तो केवल यौन भावना के लिए यदि संघर्ष होगा तो वह एकांगी संघर्ष होगा। कामजन्य संघर्ष एकांगी होता है, जबकि जिजीविषा के लिए जो संघर्ष होता है वह सर्वतोमुखी होता है। और इसलिए युंग की मान्यता बिल्कुल अलग धारणा पर जाती है। फ्रायड और एडलर दोनों अचेतन मन को मानते हैं, युंग भी अचेतन मन को मानते हैं, पर फ्रायड और एडलर दोनों अचेतन मन की कला को अचेतन मन की दमित आकांक्षा की पूर्ति का साधन बताते हैं। उनकी दृष्टि में कलाकार अनिवार्यतः मनस्तापी या रुग्ण होता है। फ्रायड ने कहा कि यह जो कलाकार है वह हमेशा यौन भावना से ग्रस्त रहेगा, और यौन भावना से ग्रस्त रहने के कारण वह उसकी पूर्ति एक रम्य कल्पना के द्वारा करेगा, एक बढ़िया साहित्य कला की रचना करेगा, जिसके द्वारा उसकी दमित यौन भावनाएं अभिव्यक्ति पा सके। यानी फ्रायड के अनुसार कला में कलाकार की दमित यौन भावना का उदात्तीकरण होता है। मनस्ताप की ऊर्जा कला की ओर प्रवाहित हो जाती है। एडलर की दृष्टि में कलाकार मुख्यतः अधिकार भावना से ग्रसित होता है और क्षतिपूर्ति के द्वारा उसका मनस्ताप दूर होता है। और इन दोनों से अलग युंग ने आर्केटाइपल पद्धति का विकास किया। हिंदी की मनोविश्लेषणात्मक आलोचना पर इन तीनों का प्रभाव पड़ा है। उसके बारे में हम लोग अगले संवाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा है आज का यह संवाद आपको अच्छा लगा होगा। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।